श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप लोग मेरे साथ बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी का सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का विषय पढ़ रहे हैं, जहां पर आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्रोमोजोम के बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम लोगों ने बातें की थी। जहाँ पर आप लोगों ने जाना है कि क्रोमोजोम का जनरल इंट्रोडक्शन क्या था, क्रोमोजोम किसे कह रहे थे, उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड बातें की आप लोगों ने, या फिर आप लोगों ने पढ़ा है कि वो किस रूप में सोमेटिक सेल्स में किस रूप में पाए जाते हैं, गेमिट्स में किस रूप में पाए जाते हैं, मिनिमम नंबर में कहाँ होते हैं, मैक्सिमम नंबर में कहाँ होते हैं। ये सारा हमने जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र की संरचना की हम लोग बात करें तो आप लोग देखेंगे कि एक जो टिपिकल क्रोमोजोम होता है, प्रारूपिक गुणसूत्र, इस गुणसूत्र में आप लोगों को निम्न भाग दिखाई देंगे। कौन कौन से भाग होंगे आप लोग देखेंगे? पेलिकल, फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स, फिर नेक्स्ट क्रोमेटिड, फिर नेक्स्ट क्रोमोनिमेटा, फिर नेक्स्ट क्रोमोनिमेटा के बाद में क्रोमोमियर, फिर नेक्स्ट प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, या इसी का दूसरा नाम है सेंट्रोमियर, या इसका तीसरा नाम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा काइनेटोकोर। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो आप लोग देखेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा टीलोमियर, और फिर नेक्स्ट सैटेलाइट बॉडी। ये सारे के सारे पार्ट आपको एक टिपिकल क्रोमोजोम के अंदर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से भाग हैं आप लोग देख पा रहे हैं कि पेलिकल है, मैट्रिक्स है, क्रोमेटिड है, क्रोमोनिमेटा है, क्रोमोमियर है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, टीलोमियर है, या सैटेलाइट बॉडी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इन सब का हम लोग जिक्र करने वाले हैं कि कौन सा भाग किस रूप में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। देखें कि आप लोगों ने देखा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम जो था वो मोस्टली आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्रोमेटिन के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उसी क्रोमेटिन से आपका गुणसूत्र किस प्रकार से बना है, क्या कुछ संरचनाएं आप लोगों को देखने को मिलती है, उसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पेलिकल किसे कहेंगे? आप लोग देखेंगे कि गुणसूत्र के चारों तरफ एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन का आवरण जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि मोस्टली एक्रोमेटिन पदार्थों की बनी हुई होती है। और ये जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है जिसे आप लोग कह रहे हैं सीमांत कला, ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? पेलिकल कहलाती है। यानी कि क्रोमोजोम जिस आवरण के द्वारा कवर है वो चीज़ क्या है? आपकी पेलिकल के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? पेलिकल किसे कहेंगे? क्रोमोजोम के चारों तरफ एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? पेलिकल। फिर आप कहें मैट्रिक्स। आप देखेंगे कि इस पेलिकल के अंदर एक जेली के समान एक पदार्थ भरा होता है, लिक्विड मटेरियल जो है वो भरा हुआ होता है, जिसके अंदर मोस्टली क्रोमोनिमा जो है वो व्यवस्थित रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इस पदार्थ को हम लोग क्या कर रहे हैं? मैट्रिक्स। ये भी एक्रोमेटिन पदार्थों का बना हुआ है, यानी कि जो लिक्विड पार्ट है पेलिकल के अंदर वो क्या है? मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का मेन काम क्या होता है? ये जो भाग होता है वो क्रोमोनिमा को यथा स्थान पर बनाए रखने का काम करता है, और इसी के साथ में जब कोशिका विभाजन होता है तो जीन की सुरक्षा के लिए ये काम करता है। तो मैट्रिक्स किसे कह रहे हैं? पेलिकल किसे कह रहे हैं? क्लियर है? फिर आप कहें क्रोमेटिड।
क्रोमेटिड किसे कहेंगे? आप लोग देखेंगे कि सेल डिवीजन की जो मेटाफेज अवस्था होती है उसके अंदर आपको गुणसूत्र जो है वो दो समान धागों के द्वारा विभाजित आप लोगों को देखने को मिलता है। क्रोमोसोम इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये प्रत्येक जो भाग है, प्रत्येक जो लीनियर पार्ट है, इस भाग को हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रोमेटिड के नाम से जान रहे हैं। मेटाफेज में आप लोगों को ऐसा देखने को मिलता है, दो समान धागों के द्वारा बंधा हुआ है, एक भाग क्या है? क्रोमेटिड है। और ये क्रोमेटिड आप लोग देख रहे हैं एक छोटे से बटन लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बटन लाइक स्ट्रक्चर मोस्टली क्या होती है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। मेटाफेज के बाद में आती है आपकी एनाफेज, जहां पर आप लोग देखते हैं कि दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होकर अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है? ये एक सिंगल क्रोमेटिड है और ये भी एक सिंगल क्रोमेटिड। इसके अंदर क्या है? एक डीएनए जो है उसका मॉलिक्यूल जो है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब डीएनए है तो इसके अंदर क्या है? सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो जब टीलोफेज आएगा उस कंडीशन में ये क्या करेगा फिर इसके बाद में कि ये जो है अपने नए जो क्रोमेटिड है उसको संश्लेषित करने का काम कर लेगा, सिंथेसाइज्ड कर लेगा, फिर से इस तरह का फॉर्मेशन जो है वो कर देगा। तो यहाँ पर एक क्रोमेटिड ये वापस इस रूप में आया, फिर इस रूप में चेंज हो गया, तो वापस क्या बना देगा? ये अपना सिस्टर क्रोमेटिड जो है उसको फॉर्म करने का काम कर लेगा। तो आप कह रहे हैं क्रोमेटिड किसे कहेंगे? गुणसूत्र का जो अर्ध भाग आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो कि सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो क्या है? आपका क्रोमेटिड भाग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आप कह रहे हैं क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा जो है ये शब्द आप लोगों को ध्यान में रखना है, किसके द्वारा दिया गया है? वेज़डोवस्की के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? वेज़डोवस्की के द्वारा। आप देखेंगे कि गुणसूत्र की पेलिकल के अंदर जो मैट्रिक्स भाग है उसमें पतला धागे नुमा भाग, दो भाग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि एक दूसरे से कुंडलन करते हुए आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इन भागों को हम लोग क्या कहते हैं? दोनों को मिलाकर तो हम लोग क्या कहेंगे? क्रोमोनिमेटा। और एक ही थ्रेड की हम लोग बात करें तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? क्रोमोनिमा। क्रोमोनिमा एक थ्रेड और दो थ्रेड बताएं कि मैट्रिक्स में दो थ्रेड पाए जा रहे हैं तो दोनों को क्या कहने हैं? क्रोमोनिमेटा। अब ये आप लोग देखेंगे कि 2 से लेकर 32 तक क्रोमोनिमेटा एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये किसका फॉर्मेशन कर देंगे? क्रोमेटिड का फॉर्मेशन जो है वो कर देते हैं। तो क्रोमोनिमेटा क्या होता है? आपने कहा मैट्रिक्स में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक दूसरे से कोइल्ड पाई जा रही है वो क्या है? क्रोमोनिमा। दो क्रोमोनिमा के मिलने से क्या बन गया? क्रोमोनिमेटा। और 2 से लेकर 32 तक क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा जो जुड़ रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं? क्रोमेटिड को बनाने का काम कर रहे हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा, इसी क्रोमोनिमेटा के अंदर आप लोगों को कोइलिंग सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि इसके अंदर दो प्रकार की कोइलिंग जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। कौन सी कोइलिंग देखने को मिलेगी? फर्स्ट नंबर पैरानेमिक कोइलिंग और दूसरी प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग। अब पैरानेमिक कोइलिंग की कौन सी होती है? आप लोग देखेंगे कि ये जो आपका एक क्रोमोनिमा है इसके साथ में दूसरा क्रोमोनिमा तरंगित अवस्था में जुड़ा हुआ है, समानांतर रूप से या तरंगित अवस्था में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कोइलिंग को तो हम लोग क्या कहेंगे? पैरानेमिक कोइलिंग, जहां पर आप लोग देखते हैं कि एक क्रोमोनिमा को दूसरे क्रोमोनिमा से हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इस प्रकार की जो कोइलिंग होती है वो मोस्टली आपको समसूत्री विभाजन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। माइटोसिस कंडीशन जो होती है उसमें आप लोगों को देखने को मिलती है। वहीं हम लोग बात करें प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार की कोइलिंग में ये जो क्रोमोनिमा है एक दूसरे से रस्सी के समान लिपटे हुए हैं, यानी कि इनका कोइलिंग जो है वो रस्सी के समान लिपटा हुआ है। तो इनको आसानी से रिमूव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आसानी से इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। ऐसे कोइलिंग को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलती है? अर्धसूत्री विभाजन के अंदर या मियोसिस की घटना में आप लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर है? क्रोमोनिमेटा किसे कहेंगे? क्रोमोनिमा किसे कहेंगे? इनके अंदर दो प्रकार की कोइलिंग पाई जाती है। पैरानेमिक कोइलिंग कौन सी है और प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग कौन सी है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। आप कह रहे हैं क्रोमोमियर जो है वो देखने को मिलता है। आप लोग देखेंगे कि ये जो क्रोमोनिमा जो है
इसके ऊपर मोती के समान उभरी हुई संरचनाएं जो हैं वो देखने को मिल रही है। इन संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोमियर। और ये जो क्रोमोमियर शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है? आप लोगों को याद रखना है, किसके द्वारा? बेलिंग के द्वारा दिया गया है। क्लियर? क्रोमोमियर किसे कहेंगे? कि क्रोमोनिमा पर मोती के समान उभरी हुई गहरी अभिरंजित संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोमियर या वर्ण कणिका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आइए, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर। आप लोग देखेंगे कि जो आपका गुणसूत्र है वहाँ पर एक भाग जो होता है वो आपको कम अभिरंजित रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर। और ये सेंट्रोमियर क्या काम करता है? आप लोग देखते हैं गुणसूत्र को दो भुजाओं में विभक्त करता है। ये फर्स्ट आर्म है और ये इसकी सेकेंड आर्म है। गुणसूत्रों को दो भुजाओं में विभक्त करने का काम किसका है? सेंट्रोमियर का या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का। हल्का अभिरंजित भाग के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर या इनकी स्थिति के आधार पर क्रोमोजोम होते हैं वो आपको कई प्रकार के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन से देखने को मिलेंगे? अगर हम बात करें सेंट्रोमियर की जो संख्या होगी, संख्या के आधार पर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर हम बात करें तो आप लोग देखेंगे कि सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर यह आपको देखने को मिल सकता है एसेंट्रिक क्रोमोजोम या मोनोसेंट्रिक क्रोमोजोम या डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम या पॉलीसेंट्रिक क्रोमोजोम। जहां पर आप लोग देखेंगे एसेंट्रिक यानी कि ऐसा क्रोमोजोम जिसके अंदर सेंट्रोमियर पाया ही नहीं जाए, तो ऐसे क्रोमोजोम को हम लोग क्या कहेंगे? एसेंट्रिक क्रोमोजोम। वहीं आप लोग देखेंगे कि ऐसा क्रोमोजोम जिसके अंदर केवल एक सेंट्रोमियर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? मोनोसेंट्रिक क्रोमोजोम। और याद रखिएगा, जिस सेंट्रोमियर के अंदर जिस क्रोमोजोम के अंदर एक सेंट्रोमियर है, इसका मतलब वो क्रोमोजोम फंक्शनल क्रोमोजोम के रूप में आपका काम करता है। नेक्स्ट आप लोग कह रहे हैं डाइसेंट्रिक, ऐसा क्रोमोजोम जिसके अंदर दो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? डाइसेंट्रिक। और दो से ज्यादा सेंट्रोमियर पाई जाए तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? पॉलीसेंट्रिक क्रोमोजोम। क्लियर है? ये तो था नंबर के आधार पर। अब आप लोग देखेंगे कि इनकी जो पोजीशन है किसकी? सेंट्रोमियर की, उसके आधार पर क्रोमोजोम के कौन से प्रकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे? तो आप लोग देखेंगे एक तो होता है मेटासेंट्रिक, फिर नेक्स्ट सब मेटासेंट्रिक, फिर नेक्स्ट एक्रोसेंट्रिक, फिर नेक्स्ट टीलोसेंट्रिक। ये चार प्रकार के क्रोमोजोम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो हम बात करें कि मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम किसे कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक किसे कहेंगे और एक्रो या टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम किसे कहेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रोमोजोम के अंदर आप लोग देखें कि जो सेंट्रोमियर है वो एकदम बीच वाली पोजीशन पर है, जहां पर दोनों भुजाएं क्रोमोजोम की समान आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ऐसे क्रोमोजोम को जहां पर सेंट्रोमियर मध्य भाग में दोनों भुजाएं बराबर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। ये कैसी साइज शो करता है? आप लोग देखें वी के आकार की आकृति जो है उसको शो करता है क्रोमोजोम। सब मेटासेंट्रिक में आप लोग देखेंगे कि क्रोमोजोम जो है उसके अंदर सेंट्रोमियर मध्य भाग से थोड़ा सा दूर जाके प्रेजेंट है। आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार से ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये एल आकृति की आप लोगों को देखने को मिलता है, एक बड़ी भुजा है, एक छोटी भुजा है। तो ऐसे सेंट्रोमियर क्रोमोजोम को हम लोग क्या कह रहे हैं? सब मेटासेंट्रिक टाइप का क्रोमोजोम। फिर नेक्स्ट आप कहें एक्रोसेंट्रिक टाइप का क्रोमोजोम। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक भुजा तो क्रोमोजोम की काफ़ी बड़ी है, सेंट्रोमियर, फिर दूसरी भुजा आपको थोड़ी और छोटी आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर आपको जे आकृति जो है मोस्टली देखने को मिलती है। तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? एक्रोसेंट्रिक टाइप का क्रोमोजोम। वहीं आप बात करें टीलोसेंट्रिक टाइप का, आप लोग देखेंगे कि एक भुजा प्रेजेंट है और यहाँ पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, दूसरी भुजा आपको क्रोमोजोम की अब्सेंट देखने को मिल रही है। आप कहें आई शेप्ड क्रोमोजोम आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक टाइप का क्रोमोजोम। क्लियर है? मेटासेंट्रिक दोनों भुजाएं बराबर है, वी आकृति शो होती है क्रोमोजोम की। सब मेटासेंट्रिक एक बड़ी एक छोटी, तुलनात्मक रूप से एल आकृति शो करता है। एक्रोसेंट्रिक एक काफ़ी छोटी है, जे आकृति को शो करता है। टीलोसेंट्रिक एक भुजा क्रोमोजोम की एब्सेंट है।
आई आकृति को शो करता है। तो ये सारा का सारा आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, सेंट्रोमियर की नंबर के आधार पर, पोजीशन के आधार पर। आगे बढ़े हम लोग देखें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। आप लोग देखेंगे कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा गुणसूत्र के अंदर एक और अभिरंजित भाग पाया जा रहा है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट और सेकंड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, जहां पर जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट है इसे आप कहेंगे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, यानी कि ये केंद्रक के निर्माण में भाग लेता है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। केंद्रक निर्माण में ये भाग लेता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। क्लियर है। फिर आप कह रहे हैं टीलोमियर। अब टीलोमियर का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि गुणसूत्र के जो अंतिम सिरे होते हैं वहां पर क्रोमेटिन रेशो के लूप पाए जाते हैं। इन लूप को हम लोग क्या कह रहे हैं, टीलोमियर। ये टीलोमियर क्या काम करता है, जो क्षतिग्रस्त गुणसूत्र होते हैं उनको आपस में जोड़ने से बचाने का काम करता है। तो ये वाला भाग जो है आपका क्या कहला रहा है, टीलोमियर के नाम से जाना जाता है। डायग्राम से समझेंगे हम लोग इसको। फिर आप देखेंगे सैटेलाइट बॉडी। आप लोग देखेंगे कि गुणसूत्र के अंदर एक गोल घुंडी नुमा भाग आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एक पतले धागे जैसी संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस गोल या घुंडी नुमा भाग को हम लोग क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट बॉडी के नाम से जानते हैं। जिन क्रोमोजोम के अंदर ये सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेट क्रोमोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट क्रोमोजोम। और सेट का मतलब है, इस सेट का मतलब होता है सिन एसिड थाइमो न्यूक्लिनो। सेट का मतलब है सिन एसिड थाइमो न्यूक्लिनो। तो ये सारे के सारे भाग आप लोग देख रहे हैं कि क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन सा भाग किस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये सारा हमने अभी डिस्प्ले किया है आप लोगों के सामने। डायग्राम से इसको दिखाते हैं आप लोगों को, डायग्राम में कैसा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। देखिए गुणसूत्र की स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि ये तो मान लीजिए आपका था सेंट्रोमियर, यहाँ पर ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा। जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लिमिटिंग मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कह रहे हैं, पेलिकल। और पेलिकल के बाद में आपने क्या कहा है, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, लिक्विड मटेरियल पाया जा रहा है। इस मटेरियल को आप क्या कह रहे हैं, ये वाला भाग है मैट्रिक्स। फिर आप लोग कह रहे हैं कि ये वाला जो भाग पाया जा रहा है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, या इसका दूसरा नाम आप कह रहे हैं ये क्या है, सेंट्रोमियर। क्लियर है। फिर आप लोग देख रहे हैं कि इससे जो ये भुजा आप लोगों को देखने को मिल रही है, सेकंड भुजा जिसकी हम सेकंड आर्म की बात कर रहे हैं, ये आर्म आपको यहाँ पर इस रूप में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और लास्ट में ये जुड़ी हुई है गोलाकार घुंडी नुमा भाग, जिसको हम सैटेलाइट बॉडी कहेंगे। ये इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अंदर पाया जा रहा है आप लोगों को क्रोमोनिमा जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग कह रहे हैं कि ये इसके अंदर कोइलिंग पैटर्न के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा ये वाला भाग क्या है आपका, क्रोमोनिमा, और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, क्रोमोनिमेटा। इसके ऊपर आपने कहा है कि इस पर क्या पाए जाते हैं, मोती जैसे उभार जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इन उभारों को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, क्रोमोमियर। ये सारा कुछ पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब क्रोमोमियर के बाद में आप लोग देख रहे हैं कि ये एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है।
ये हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या इसका दूसरा नाम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, और ये हो गया आपका सैटेलाइट बॉडी। ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये जो एंड वाले जो भाग है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये वाला भाग, ये क्या है, टीलोमियर। तो ये सारे भाग आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर 2 से लेकर 32 तक जो भाग जुड़े होते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं, क्रोमेटिड्स। तो ये सारे के सारे गुणसूत्र के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। एक बार देख लीजिएगा। लिमिटिंग मेम्ब्रेन को हम लोग कह रहे हैं पेलिकल, अंदर लिक्विड मटेरियल भरा हुआ था जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स। ये वाला भाग क्या है, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है, लिक्विड मटेरियल को हम लोग क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स। इसके अंदर आप लोग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रोमोनिमा। 2 क्रोमोनिमा पाए जा रहे हैं, तो मिलाकर इनको कह दिया क्रोमोनिमेटा। 2 से लेकर 32 तक निमेटा जुड़ गए तो उनको हम लोगों ने क्या कह दिया, क्रोमेटिड। इन पर मोती के समान उभार पाए जा रहे हैं जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रोमोमियर। और आप लोग देख रहे हैं एक ऐसा है जो कि क्रोमोजोम को अभिरंजित भाग जहाँ के 2 भुजाओं में विभक्त कर रहा है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर। और आप लोग देख रहे हैं इसके अलावा एक और अभिरंजित भाग आप लोगों को देखने को मिल रहा है जिसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट या सेकंड के नाम से जानते हैं, केंद्र के निर्माण में भाग लेता है, तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। फिर आप देख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में गोलाकार या घुंडी नुमा भाग जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट बॉडी, जो कि स्पेशल क्रोमोजोम में, सेट क्रोमोजोम में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा भाग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। मेनली हम बात करें तो आप लोग देखेंगे कि गुणसूत्र के अंदर ये सारा कुछ नहीं, आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि एक क्रोमोनिमा होती है और ये क्रोमोनिमा की कोइलिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर इसकी सामान्य कोइलिंग है तब तो हम लोग इससे क्या कहेंगे, यू क्रोमेटिन। और आप लोग देखेंगे कि सामान्य से ज़्यादा कोइलिंग हो गई, इस प्रकार का पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। फिर आप कहेंगे कि सामान्य से ज़्यादा कोइलिंग, दूर दूर कोइलिंग हो गई, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये है आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और बिल्कुल भी कोइलिंग नहीं हुई, सिंपल भाग आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। यही आप लोगों का तय करता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि यू क्रोमेटिन लाइट स्ट्रेन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि कोइलिंग का सामान्य पैटर्न है, जब इसको स्ट्रेन करेंगे तो ये क्या करेगा, कम स्ट्रेन लेगा, तो लाइट स्ट्रेन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। हेट्रोक्रोमेटिन आप कह रहे हैं कि कोइलिंग पास पास में हो गई, ये ज़्यादा स्ट्रेन लेगा, तो ये डार्क स्ट्रेन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आप कहते हैं लाइट स्ट्रेन के रूप में ही आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि कोइलिंग पैटर्न सामान्य से भी ज़्यादा है, तो लाइटर स्ट्रेन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जहाँ पर आप लोग देखते हैं कि कोइलिंग पैटर्न पाया ही नहीं जाता है, गुणसूत्र को 2 भुजाओं में विभक्त करने का काम करता है, तो ये क्या है, आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर जो है उसके नाम से जाना जाता है। तो गुणसूत्र की संरचना में ये सारे के सारे पोर्शन आप लोगों को किस रूप से देखने को मिलेंगे कि ये जो क्रोमोनिमा भाग है इसकी कुंडलिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके आधार पर यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है उसका फॉर्मेशन होता है। और यहीं पर आप लोग देखेंगे कि ये क्रोमोनिमा 2 से लेकर 32 तक इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, ये वाला जो भाग है ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। पेलिकल पढ़ा है, मैट्रिक्स पढ़ा है, क्रोमेटिड पढ़ा है, क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा पढ़ा है, और क्रोमोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, टीलोमियर और सैटेलाइट बॉडी, ये सारे के सारे गुणसूत्र की संरचना में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। आई थिंक आप लोगों को गुणसूत्र की संरचना किस प्रकार की होती है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपके बीएससी बॉटनी के पेपर में ये एक बड़ा क्वेश्चन किया जाता है कि गुणसूत्र की संरचना जो है उससे लेकर एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कौन कौन से भाग होते हैं, किस भाग की क्या विशेषताएं होती है, डायग्रामेटिक रूप से हम लोग इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ तक आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।